नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स ए क्लासेस। और आप इस समय संस्कृत का देख रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में भी आपने जो है संस्कृत सूत्र से देखा था कि अगर माहेश्वर सूत्र में जो प्रश्न बनेंगे उस पर देखा था। आज हम लोग सीखेंगे माहेश्वर सूत्र के अनुसार प्रत्याहार कैसे बनाए जाएंगे और उन प्रत्याहारों पर प्रश्न कैसे आएंगे, आज ये हम लोग को देखना है। तो चलिए माहेश्वर सूत्र हम लोग को फिर से देखना पड़ेगा। आप सभी जानते हो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं और इन संज्ञक वर्ण भी 14 होती हैं, क्योंकि सारे जो अनंत वर्ण होते हैं लास्ट के हर सूत्र के अंत में जितने भी वर्ण होते हैं उनको हम लोग इस संज्ञक वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या होती है 14, क्योंकि 14 सूत्र है तो 14 संज्ञक वर्ण होते हैं। बात समझ आ गई होगी जो बताए थे। आज हम लोग इसी सूत्र से प्रत्याहार सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों? प्रत्याहार सीखेंगे। अब बारी आती है प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है। तो आप लोग जान लीजिए प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है। तो प्रत्याहार का अर्थ होता है सब वर्णों का संक्षिप्तीकरण। क्या होता है दोस्तों? वर्णों का संक्षिप्तीकरण, या आप कह सकते हो वर्ण को संक्षिप्त रूप से लिखने की विधि प्रत्याहार है, या वर्णों का संक्षिप्तीकरण प्रत्याहार है। अगर इस पर प्रश्न बन गया कि प्रत्याहार है और विकल्प में आपको दे दिया वर्णों का संक्षिप्तीकरण, वर्ण को संक्षिप्त रूप से लिखने की विधि, ठीक है, शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने की विधि, एक और दो दोनों, तो आप एक और दो दोनों का विकल्प चुन सकते हैं। और यदि खाली वर्णों का संक्षिप्तीकरण या वर्ण को संक्षिप्त रूप से लिखने की विधि आ जाए तो आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं, एक अगर चुनने की बात हो। तो देखिए दोस्तों, पांचवा सूत्र है, आप जानते हैं हाइवर्ट। छठा है आपका लण। सातवां है आपका नियमगणनम। और आपका आठवां है जबई। कल ये सब देख चुके हैं आप लोग। सब पे देखिए, सब पे हलंत है, यही आपका सूत्र के अंत जो सूत्रांत है वही संज्ञक वर्ण है। नौवां आपका है घटधस। 10वां है आपका जब घटधस। 11वां है आपका खप छटत चटताओ। 12वां है आपका कपय। 13वां है आपका सदसर। और 14वां है आपका हल। ये 14 सूत्र आपके हैं। अब आप लोग इसमें आज देखेंगे प्रत्याहार बनाना, कि कैसे हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं हम लोग प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। आप सभी को ये चीज और बता दें, प्रत्याहार में आप किसी भी वर्ण से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अंत उसका ये हलंत वाले अक्षर पर होना चाहिए। जितने हलंत वर्ण हैं उस प्रत्याहार का अंत उसी पर होना चाहिए। उसके बाद बात दूसरी है कि उस प्रत्याहार में कम से कम 2 वर्ण होने चाहिए गिनती में। कैसे? हलंतक वर्ण को छोड़ करके कम से कम 2 वर्ण रहने चाहिए। तो इस हिसाब से अब हम लोग प्रत्याहार पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रत्याहार बनाते हैं, आप देखते हैं अड़ा। इस समय अड़ा आपने लिखा हुआ 2 बार आया है, तो आप देखते हैं अड़ प्रत्याहार को। अड़ प्रत्याहार क्या है? अड़ प्रत्याहार में आप जाहिर सी बात है ये लिखेंगे, आ लिखेंगे, ई लिखेंगे, उ लिखेंगे, यानी इतना ही लिख करके आप छोड़ना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर अड़ा इस संज्ञक वर्ण 2 बार के रूप में आया है तो आप अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत पहले सूत्र से लेकर के छठवें सूत्र तक के बीच का वर्ण रखेंगे। ये ध्यान रखिए आप लोग कि अड़ प्रत्याहार की जब बात आती है तो पहले सूत्र से लेकर के छठवें सूत्र तक के बीच के वर्ण रखे जाते हैं। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल,
यानी आपने देखा कि पहले से प्रारंभ होकर के छठवें सूत्र तक के बीच में जितने भी वर्ण थे सब लिख दिए गए हैं, सिर्फ हलंत्यक वर्ण जिसके अंत में हलंत लगा है उन्हीं को हम लोग छोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हम कैसे इसको समझेंगे, कहां से कहां तक वाला अण होगा। तो उसके लिए हम आपको सामने प्रश्न दिखाते हैं विकल्प देकर के। तो देखिए जरा, अगर प्रश्न पूछ दिया अण प्रत्याहार में आते हैं, अण प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है, और विकल्प दे दिया और दूसरा विकल्प दे दिया ई, तीसरा विकल्प दे दिया उ, और चौथा विकल्प दे दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग ऐसी स्थिति में उपयुक्त सभी वाला विकल्प को चुनना श्रेष्ठ समझोगे, क्योंकि आप देख रहे हो अण का मतलब आ ई उ दिया है, यहाँ ये तीनों चीजें आई हुई हैं पहले सूत्र में। तो आपने विकल्प नंबर 4 चुना उपयुक्त सभी। ये आपका विकल्प जो सेट ए के हिसाब से था। सेट 2 में देखिए, बी में देखिए कैसे विकल्प हो सकता है। सेट बी में ऐसा अगर मान लिया जाए कि ये विकल्प थोड़ा सा परिवर्तित करें, जैसे पहले में ए दे दिया, आ दे दिया, दूसरे में दे दिया ह, और तीसरे में दे दिया य, और चौथा विकल्प दे दिया उपयुक्त सभी का। कैसे दोस्तों, उपयुक्त सभी का। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अब भी उपयुक्त सभी का ही विकल्प चुनेंगे, अर्थात इस चौथे विकल्प को ही चुनेंगे। लेकिन अब जो प्रत्याहार की बात आप जो ने कहा था कि पहले सूत्र से छठवें सूत्र तक के बीच के अक्षर को लेना है, तो यदि आप ये अण का वहां तक नहीं जानते तो आप अभी कैसे कर पाते, नहीं कर पाते ना। इसलिए आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमने पहले सूत्र से छठे सूत्र के बीच में क्यों कहा। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता और आप अण का मतलब यहाँ से यहाँ नहीं समझते तो आप फंस सकते थे, किसी एक को करते और कोई तो चुन लेते, हाँ कहते हाँ कहाँ आता है, ये कहाँ आता है, तो समस्या होती, एक नंबर आपका जाता। लेकिन इस तरह आपका एक नंबर आ सकता है अगर इस बात को आप समझ लिए हो। तो चौथे विकल्प को हमने चुन लिया। अब सेट सी का इसका विकल्प देखिए दोस्तों। सेट सी अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए आपके सामने कि विकल्प दे आपका, प्रश्न वही है, सारा प्रश्न वही है, उसी पर कई विकल्प के अनुसार आपको दिखा रहे हैं। तो पहला है आपको दे दिया अ, दूसरा दे दिया आपका हाँ, और तीसरा दे दिया आपका यह, और चौथा दे दिया आपका कोई नहीं। यानी अगर जब चौथा विकल्प आपका कोई नहीं होगा दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब ये विकल्प चौथा कोई नहीं होगा, जबकि आप सभी जानते हो अभी इससे पिछले सेट में आ हा यह, इसको आपने एक साथ चुना था, ठीक है, तो इसका मतलब सभी का विकल्प नहीं है। तो हम अब प्राथमिकता देंगे, और प्राथमिकता कैसे देंगे, विकल्प के अनुसार प्राथमिकता नहीं देनी है कि पहला विकल्प जो है वही मार दीजिए, ऐसा नहीं करना है। अगर एक ही कई उत्तर होते हैं तो उसमें देखना कि वर्णमाला क्रम के अनुसार किस उत्तर का आपका पड़ता है। तो वर्णमाला क्रम के अनुसार अगर देखें तो अ पहले पड़ता है और ह वगैरह बाद में पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अ वाले विकल्प को चुनेंगे। यहाँ आप देख भी रहे हो और ये पहले प्रथम यही है, इस विकल्प को चुनना श्रेयस्कर है। और इसको जो है तो आप इसको ये जो है न, आप देखो तो पहले में भी आता है और ये इसमें भी आता है, उस हिसाब से भी आपका हो जाता है कि पहले सूत्र में भी है, दूसरे सूत्र में भी है सी अण के। और यदि वरीयता क्रम देखोगे तो वरीयता क्रम में भी यही है कि अ पहले आता है, उसके बाद में वो सारे गुण आते हैं। तो दोस्तों अगर जब वरीयता देने की बात है तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह आप बता दें, इसी तरह आपका इण प्रत्याहार बन जाएगा। अगर इण बनेगा तो इण में भी जितना तो लेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ से यहाँ तक का भी समझते रहेंगे। उड़ की बात जब आएगी तो उड़ का भी यहाँ तक लेंगे। अगर बात ऋण की आएगी तो ऋण में भी, यानी सारे नहीं, आड़ तक की बात जहाँ तक जहाँ आती है वहां सब में हम उसको समझेंगे। एड़ की बात आ जाएगी तब भी यहाँ समझेंगे। ओड़ की बात अगर पूछ दे कहाँ है ये भी समझेंगे। आयड़ की बात भी यही है, आवड़ की बात, जितने भी है। और बाकी हण वगैरह यण वगैरह तो आपके अभी आगे विकल्प में बनेंगे, खास कर हमें स्वरों को दिखाना था। तो औड़ तक आपने देख लिया कि औड़ तक के सारे विकल्प हो सकते हैं। और अगर आपको अड़ा की बात आती है अंत में इस संज्ञक कोण के रूप में, तो आप जो है यहाँ तक का जानेंगे, यानी पहले सूत्र से छठवें सूत्र तक के बीच में जानेंगे।
तो ये अड़ वाला अड़ा वाला जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, उम्मीद है कि दूर हो गया होगा और गलती ऐसी नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रत्याहार पर, यानी और प्रत्याहार बनाते हैं। तो देखते हैं आगे वाला कैसे होगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपके सामने है अ और क, यानी हम लोगों ने क्या किया, पहले और दूसरे सूत्र को बना दिया। आप चाहोगे तो इस तरह से प्रत्याहार भी तैयार हो सकता है, यानी आप अरे सॉरी प्रत्याहार नहीं, सूत्र आपका तैयार हो सकता है। आप दो दो सूत्रों को लेकर के, एक एक सूत्र को लेकर के, तीन तीन सूत्रों को लेकर के प्रत्याहार बनाओगे तो आपके सूत्र भी तैयार होते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर हमने अक बना दिया दोस्तों, क्या बना दिया, अक बना दिया, तो अक में आप कौन कौन से वर्ण चुनोगे, जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक के वर्ण चुनोगे, अ चुनोगे, ई चुनोगे, उ री ली, यही चुनोगे। और अगर इसमें वर्ण संख्या पूछ गया दोस्तों तो वर्ण संख्या आप क्या करोगे, 5 देख रहे हो, 1 2 3 4 5। अगर एक की बारी आ गई, एक बनाने की बात कर दिया, तो आप आपको छोड़ करके सारा लिखोगे, ई उ री ली, उसके बाद का तो है तो उसको लिखना ही नहीं है, यानी एक प्रत्याहार की बात जब आई तो आपने ई उ री ली लिखा, देख रहे हैं आप लोग। और इनकी वर्ण संख्या अगर पूछ जाए तो वर्ण संख्या कितनी हुई, 4, और निकल गया तो 4 ही हो गई। अब बात आती है उक की, उक में अगर बात आ जाए तो उक में क्या करेंगे, उ यहीं से शुरू करेंगे, यानी जहां माने प्रत्याहार की शुरुआत जिस अक्षर से होती है उस अक्षर को लेना पड़ता है। तो उ री ली ये कर दिया आपने। वर्ण संख्या की बात अगर आई तो 3 हो गया, देखा आपने, आपके सामने है। आगे बढ़े हम लोग तो आपको मिलेगा रिक, रिक में क्या क्या लेंगे दोस्तों बताइए जरा, रिक में हम लोग यहाँ यहाँ यही ना लेंगे, रील रील हो गया। वर्ण संख्या की अगर बात आई तो आपने देखा कि 2, यानी अक में 5, इक में 4, उक में 3 और रिक में 2, ये वर्ण संख्या की बात हो गई और प्रत्याहार में आने वाले वर्ण की बात हो गई। अब आपने यहाँ अक तक बना लिया दोस्तों। अब बारी आती है एम प्रत्याहार की, क्या है दोस्तों, एम प्रत्याहार की। अगर एम प्रत्याहार पूछा जाए तो कैसे प्रश्न बनेंगे या इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो एम आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एम है, ये इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए ओ, यही दोनों आएंगे। इसके बाद आगे के पढ़ते हैं तो बारी आती है एच की, क्या आती है एच की। अगर एच को देखा जाए तो एच में जो है तीसरे एवं चौथे सूत्र शामिल है ना, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इस प्रत्याहार में कितने सूत्र शामिल हैं या कौन कौन से सूत्र शामिल हैं, उनका क्रम भी पूछ सकता है या उनकी संख्या भी पूछ सकता है या उन सूत्रों को दे के पूछ सकता है। तो देखिए प्रश्न में वो समझाया जाएगा आपको, पहले तो आप प्रत्याहार देख लीजिए। तो ये आपने एच में क्या क्या देखा, ए ओ आई औ, ये 4 वर्ण देखे आपने, ए ओ आई औ। संख्या इनकी अगर पूरे जाए इसमें 2 हो जाएगी और इसमें संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये इधर जो लिखा जाएगा गिनती में उस संख्या की बात करेंगे, उस प्रत्याहार में वर्ण की संख्या क्या है, ठीक है। अब अगर एच प्रत्याहार बनाने की बात हो जाए, यानी यहीं से आपका बना दिया, अभी तो आपने यहाँ तक बनाया था, लेकिन अब यहीं से अगर बना दिया जाए तो एच में क्या क्या होगा आपको बताइए। एच में होगा दोस्तों आई और औ, क्या होगा दोस्तों, आई और औ, ठीक है दोस्तों। अब इन सभी को, ये तो आपने अभी अलग देखा, इन सभी को यानी पहले सूत्र से हम चौथे सूत्र तक मिला करके अगर प्रत्याहार बनाना चाहें तो देखिए वो कैसा प्रत्याहार होता है। जैसे आपको अच बनाना होगा भैया, क्या बनाना होगा, अच बनाना होगा, तो अच में आप कैसे कैसे बनाएंगे,
कैसे कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे जानेंगे, वो चीज आपको हम दिखाते हैं। अच में आप लिखेंगे अ ई, यहाँ देखिए अ ई उ सारे लिखेंगे वहां तक, उ री ली, उसके बाद आपका है ए ओ, उसके बाद आपका है आओ। देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपने अच में लिख लिया और आप देख भी रहे हैं सारे के सारे स्वर जो है अच प्रत्याहार में आए हैं। तो आप अच को स्वर नाम से भी जानते हैं, यानी अच को आप किस नाम से जानेंगे, स्वर नाम से भी जानेंगे। और आगे आप लोग जो है इसी के नाम से एक संधि पढ़ेंगे, अच संधि, जिसको हम लोग स्वर संधि के रूप में जानते हैं। तो जो बच्चा या बच्ची जो है अच को स्वर के रूप में जान लिया है, वह गलती नहीं करेगा स्वर संधि पकड़ने में या स्वर संधि के दूसरे नाम को जानने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों ने जो स्वरों वाला सूत्र था पहले से चौथे तक, उसके हम लोगों ने सारे प्रत्याहार बना लिए। अब इस पर प्रश्न कैसे पूछ सकता है, जरा उसका हम लोग देखते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रश्न कैसे पूछ सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। जैसे प्रश्न बना दिया दोस्तों कि अक प्रत्याहार में कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ है, यह प्रश्न, ये नया प्रश्न है, आज तक नहीं पूछा गया परीक्षा में ना, तो हो सकता है किसी प्रैक्टिस सेट में मिले, लेकिन आप इसके लिए भी तैयारी, क्योंकि प्रश्न कैसे बना सकता है वो तो वही जान सकता है, वो टॉपिक से चाहे जिस तरह प्रश्न बना सकता है। तो देखिए अक प्रत्याहार में कितने सूत्रों का प्रयोग है, विकल्प है एक, मतलब विकल्प अ है एक सूत्र, दूसरा विकल्प ब है इसमें दिया 5 सूत्र, तीसरा विकल्प आपका है ये, वो है आपका 4 सूत्र, और पांचवा विकल्प है कोई नहीं का। ऐसी स्थिति दे दिया, तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ चाहेंगे, अक प्रत्याहार में कितने सूत्रों का प्रयोग है, तो आप बताइए। आप जब अगर अक को आप पढ़े होंगे, अभी बता रहे थे, तो आपने देखा होगा अक मतलब पहले सूत्र से दूसरे सूत्र तक के बीच में बनता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या कोई विकल्प है, बोलिए, ना एक है, ना तो 5 है, ना 4 है, तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा विकल्प 2 होना चाहिए था, यहाँ जो विकल्प में है नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनती है विकल्प में वो उत्तर नहीं है, तो आप कोई नहीं वाला विकल्प चुन सकते हैं। ये सेट ए था। ठीक है दोस्तों, सेट बी इसका आप देख सकते हैं कैसे, कि मान लीजिए वहां विकल्प में दे दे पहले का दे दे आपका 2, दूसरे का दे दे आपका 4, तीसरे का दे दे आपका 5, और चौथे का दे देगा आपका उपरोक्त सभी। ऐसी स्थिति में आप किस विकल्प को चुनना पसंद करोगे, ये वाले विकल्प को, ये वाले। जब आपका उसका आ गया कि 2 विकल्प, 2 सूत्र उसमें प्रयोग होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इस विकल्प को चुनोगे, विकल्प नंबर आ वाले को, और इसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले प्रत्याहार के प्रश्न कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो इसको हम मिटा देंगे, आप जाहिर सी बात है नोट कर लिए होंगे। अब बात आती है, अगर प्रश्न एक इसी से आ गया आपका कि अंग प्रत्याहार के वर्ण हैं, अंग प्रत्याहार में ऐसे अंग प्रत्याहार में वर्ण आता है, या अंग प्रत्याहार के वर्ण हैं, कुछ भी दे सकता है, चाहे यहाँ अंग प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ये दे सकता है, चाहे अंग प्रत्याहार में वर्ण है ये दे सकता है, कुछ भी तरह दे दे, आपको चुनना क्या है, आप विकल्प देखेंगे। क्या विकल्प देखेंगे, जरा सा विकल्प देखिए आप लोग भैया। तो पहला विकल्प आपका है ए, दूसरा विकल्प है आपका ई, तीसरा विकल्प है आपका उ, और चौथा विकल्प है आपका उपयुक्त सभी। ऐसी स्थिति में आप बताइए अंग प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, इस प्रश्न में आप किस विकल्प को चुनना श्रेष्ठ कर समझेंगे।
जाहिर सी बात है आप पहले अंक को प्रत्याहार को जानेंगे कि अंक में आता क्या क्या है। तो अंक का मतलब पहले सूत्र से शुरू होकर के तीसरे सूत्र तक जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अ ई उ री ली ए ओ में से जो भी स्वर आएगा आप उसके अंतर्गत रहेगा उसको चुन सकते हैं। यहाँ स्थिति बनी है ए भी आया है, ई भी आया है, उ भी आया है, यानी ई उ और ए सब आए हैं। इसका मतलब चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, यही सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? उपयुक्त सभी का। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न में हम बढ़ते हैं। ये आपको नोट करने का समय भी दिए थे, आपने नोट कर लिया होगा। अब सेट बी पे चलते हैं, सेट बी का कैसे होगा। सेट बी का देखिए, सेट बी में बना दिया कि पहला विकल्प दे दिया आपका ओ, दूसरा दे दिया आपका ई, और तीसरा दे दिया आपका एक अ एवं ब दोनों, अ एवं ब दोनों, और चौथा विकल्प दे दिया आओ। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप किसको चुनोगे या कौन सा सही विकल्प होगा। आप जानते हो ओ आता है एवं में, यहाँ देखिए, और ई भी आता है, यानी अगर देखा जाए कि अन प्रत्याहार तो अन माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसका मतलब कि ओ भी आता है ई भी आता है, और आओ जो है नीचे वाला ये नहीं आता है, ये आपका आगे है। तो ऐसी स्थिति में आप विकल्प नंबर 3 को चुनोगे। कौन से विकल्प को चुनोगे? विकल्प नंबर 3 ये है, क्योंकि जिसमें अ एवं ब दोनों के विकल्प हैं। अ का और ब का जो विकल्प है वो दोनों में शामिल हो उसको चुनते हैं। ठीक है, सेट सी ऐसा भी हो सकता है कि पहला विकल्प दे दिया ए, दूसरा विकल्प दे दिया आपका री, और तीसरा विकल्प दे दिया आपका अ, और चौथा विकल्प दे दिया आपका उपयुक्त इनमें से कोई नहीं दे दिया। मान लीजिए इनमें से कोई नहीं दे दिया, मान लीजिए ऐसे देके आपको बता दिया। अब आप लोग परेशान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो भी रहे होंगे कि अरे ये भी आता है, री भी आता है, आ भी आता है, अंग में प्रश्न वही है, अंग प्रत्याहार में बनाते हैं। और इसके तीसरे सेट में देखिए आपको विकल्प दिया ए री अ, इनमें से कोई नहीं। जब कोई नहीं दे दिया, जबकि आप जानते सब आता है, तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? वरीयता किसको देंगे? क्या सबको तो चुन नहीं सकते हो, एक साथ कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वरीयता किसको देंगे? जो पहले आता है। अंग प्रत्याहार की बात थी, तो अंग प्रत्याहार में पहला वर्ण अ पड़ता है। पहला वर्ण क्या पड़ता है दोस्तों? अ पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इसको चुनोगे, अ वाले विकल्प को। किसको चुनोगे? अ वाले विकल्प को। तो देखा आप लोगों ने कि मतलब किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। किस तरह से आपको तैयार रहना है। सिर्फ टॉपिक पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, नोट्स बनाना बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो देखना बड़ी बात नहीं है। उसको समझिए, या तो जो समझा रहा है उस चीज को समझिए, और इसको जो प्रश्न बनाता है इन सब प्रश्नों को आपको नोट करना चाहिए, या अगर सेव होता तो आप सेव कर सकते हैं। सेव करके उसके बाद दो बार और देखिए, इससे क्या होता है आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, और हो सकता है इन सभी प्रश्नों में से ही कोई अगर मतलब जैसे आ जाए 10-15 प्रश्न, तो आपके 10-15 नंबर तो क्लियर हो सकते हैं ना। या अगर मान लीजिए कम भी आए तो भी आप एक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आप इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे आप परीक्षा में उत्तर दे सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो आपको तैयारी इस रूप में चाहिए, ये सारी चीजों को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं एक और प्रश्न पर, उसके बाद बढ़ेंगे आप व्यंजन वाले प्रत्याहार को, व्यंजनों का प्रत्याहार बनाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रत्याहार को देखते हैं। अगले प्रत्याहार पर जो प्रश्न बनता है वो क्या है? वो प्रश्न है, मान लीजिए उसने कहा कि
दे दिया रिच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है। अब रिच आइडिया आपको पता है, उसने रिच प्रत्याहार दिया, जबकि आज तक कभी नहीं पूछा गया, इस तरह नहीं दिया प्रश्न, आपको थोड़ा बहुत दे दिया, लेकिन वो प्रश्न तो किसी भी प्रत्याहार से बना सकता है। उसने जैसे कह दिया रिच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, रिच, अब वहां दे दिया प्रश्न में रिच प्रत्याहार में आते हैं, रिच प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है। और प्रश्न क्या दिया, विकल्प क्या दिया है, जरा विकल्प ध्यान दीजिए। पहला दे दिया लिरी, दूसरा दे दिया आपका ओ, ठीक है, और तीसरा दे दिया आपका ओ। तो ऐसी स्थिति में चौथा विकल्प पर जाना होगा हमको कि चौथा विकल्प क्या कह रहा है। यदि चौथा विकल्प दिया उपयुक्त सभी, क्या दिया दोस्तों, उपयुक्त सभी, तो आप किस विकल्प को चुनना श्रेयस्कर समझेंगे भैया, बताइए किस विकल्प को सबसे सही समझेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये से सब आते हैं, तो इस स्थिति में आप इस विकल्प को चुनना श्रेयस्कर समझेंगे, यानी ये विकल्प सबसे सटीक आपका विकल्प होगा, जो आपका नंबर क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, माने एक नंबर उसमें और शामिल कर सकता है। और इसका दूसरा सेट देखिए, यानी तो सेट ए था, इस तरह दे दिया अभी है। सेट बी में देखिए, सेट बी में कैसे विकल्प देगा, मान लीजिए पहला उन्हें दे दिया विकल्प आ वाला, आपको विकल्प दे दिया ए दे दिया, ठीक है दोस्तों। और इस प्रत्याहार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रिच प्रत्याहार की। तो ऐसी स्थिति में भैया हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प होगा, तो विकल्प जानने के लिए आप विकल्पों को ध्यान से देखिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। अगला विकल्प है आपका दिया बी, और चौथा विकल्प है तीसरा विकल्प है आपका आए, और चौथा विकल्प है यानी द वाला जो विकल्प है वो दे दिया कोई नहीं, कैसे दोस्तों, कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब आप जान रहे हो कि ए भी आता है, बी भी आता है, ए भी आता है, लेकिन इसको शामिल करने वाला कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है आप प्राथमिकता देने की बात करोगे, नहीं वरीयता देने की जब बात करते हो तो वरीयता आप जानते हो रिच प्रत्याहार की शुरुआत री से होती है, तो यानी आप वरीयता किसको दे दो, री को दोगे, ठीक। यानी विकल्प नंबर ब सही होगा आपका। इसमें जो द है, ये आप लोग ये जो 4 लिख दिया गया था, गलती से दिया गया था, वो विकल्प नंबर द है, तो उसमें पहले वाले में आपने द चुना था, और यहाँ जो चुनेंगे आप वो क्या चुनेंगे, ब को चुनेंगे, यानी ये वाला विकल्प सही है। अब मान लीजिए सेट सी दे दिया इसी में बना करके, ऐसे मतलब विकल्प बदल के दे दिया, हम आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी या सेट डी तक मान लीजिए अगर बताएंगे तो ये जाने की विकल्पों को बदलाव करके अगर दे दिया तो आप कैसे हल करोगे, ये चीज बता रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें विकल्प दे दिया आपका, पहला विकल्प दे दिया इसमें री, ठीक है, दूसरा विकल्प दे दिया आपका लिरी, तीसरा विकल्प दे दिया आपका एक एवं दो यानी आ और ब दोनों, आ एवं ब दोनों, और अगला विकल्प दे दिया आपका, तो ऐसी स्थिति में यहाँ फंसाने की बात कर दिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब आता है, लेकिन बीच में तीसरा विकल्प आ और एक ब, आ और ब दोनों को शामिल कर दिया, इसका मतलब है भैया कि यही ज्यादा है, क्योंकि रिच प्रत्याहार में है तो अधिकांश जो विकल्प जो हमारे मतलब आए हैं रिच प्रत्याहार के जो वर्ण आए हैं वो इसी विकल्प में मिल रहे हैं ना, आ और ब, यानी यहाँ दो अक्षर मिल रहे हैं, तो यहाँ अकेला है तो अकेले के लिए शामिल करने वाला कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है इस विकल्प को चुनेंगे, किसको चुनेंगे, इस विकल्प को चुनेंगे, यानी विकल्प नंबर स को चुनेंगे, यानी आ एवं ब दोनों सही है, अर्थात री भी आता है, लिरी भी आता है रिच में। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, और इस तरह से प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और प्रैक्टिस सेट में भी अगर इस तरह के प्रश्न मिलते हैं या इससे मिलते जुलते प्रश्न मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व करना चाहिए, और कोई समस्या हो तो आपको
प्रश्न के माध्यम से फीडबैक जो देते हैं आप, उसके माध्यम से अगर आप लाइव होंगे तो लाइव के माध्यम से मतलब कि आप जो है आराम से इसको पूछ सकते हैं, अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, भ्रम दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले प्रत्याहार पे, यानी हम लोग व्यंजनों वाला प्रत्याहार बताएंगे। अब स्वरों वाले पे तो प्रश्न हो गया, प्रत्याहार बता दिए, अब व्यंजनों वाला प्रत्याहार कैसे बनता है जरा उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, व्यंजनों वाले प्रत्याहार में आपको पहला जो सूत्र मिलता है वो आपका हट मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? हट मिलता है, यानी ये क्या मिलता है? हट मिलता है। तो आप जानते हैं हट में कौन कौन से वर्ण है, बता सकते हैं? बताइए। ह आएगा, या आएगा, व आएगा, रा आएगा, यानी यही हट में आएगा आपका। क्या क्या आएगा? ह, या, व और रा, ये वर्ण आपके आएंगे। ठीक है, अगर वर्णों की संख्या से देखी जाए तो यहाँ पर देखें अच्छा, अगर यट की बात पूछ दिया यट प्रत्याहार में तो आप क्या करेंगे? इस यहाँ को छोड़ करके यट में य, व, र ये लिख देंगे, कौन संख्या हो जाएगी आपकी 3। लेकिन यदि उसने कह दिया यण प्रत्याहार, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात कर दिया, तो आप क्या करोगे? यण में क्या क्या लिखोगे? य, व, र, ल, यही वर्ड लिखोगे। यण में य, व, र, ल यही वर्ड लिखोगे। तो ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि इस पर भी कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अब इसको आपको समझने की जरूरत है कि यह है क्या। ये य व र ल जो है वो अंतस्थ वर्ण भी है बच्चों, और यही अर्ध स्वर भी है। क्या है? अर्ध स्वर भी है। ठीक है, जब ये जानकारी हो गई कि यह व र ल अंतस्थ वर्ण भी है, अर्ध स्वर भी है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रश्न देखिए, अगर प्रश्न बन जाए कि यण प्रत्याहार में आते हैं, यण प्रत्याहार में आते हैं, और विकल्प क्या दिया? विकल्प दिया पहला, मैंने पहला विकल्प दिया ऊष्म वर्ण। ठीक है दोस्तों, दूसरा विकल्प दिया आपका अनुनासिक वर्ण, तीसरा विकल्प दे दिया आपका अंतस्थ वर्ण, और चौथा विकल्प दे दिया आपका उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी देकर के आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है कि जान लीजिए आपको कुछ सभी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप यण प्रत्याहार में वर्णों को आप पढ़ रहे हैं, पढ़ भी लिए, पढ़े भी होंगे, तो आपने देखा होगा कि यह व र ल आते हैं, और यह व र ल आपको सभी को पता होना चाहिए कि यह व र ल अंतस्थ वर्ण भी है और अर्ध स्वर भी है। ऐसी स्थिति में एक विकल्प यहाँ मिल रहा है। कौन सा विकल्प मिल रहा है दोस्तों? ये विकल्प नंबर 3 देख रहे हैं, ये विकल्प नंबर 3 मिल रहा है, यही अंतस्थ वर्ण जो है होगा। क्या होगा दोस्तों? अंतस्थ वर्ण होगा। और आगे मान लीजिए सेट 2 में देखें, हम इस विकल्प बदल के देखें तो क्या होगा? प्रश्न यही है, यहाँ प्रत्याहार में आते हैं। और अब सेट 2 देखिए, इसका सेट 2 ये सेट ए था, मान सेट बी आ गया। सेट बी में अगर दिखाया गया कि पहले विकल्प के रूप में दे दिया गया आपका अर्ध स्वर, क्या दे दिया गया? अर्ध स्वर। दूसरे विकल्प के रूप में दे दिया गया दोस्तों अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक वर्ण, और तीसरे विकल्प के रूप में दे दिया गया अंतस्थ वर्ण। क्या है दोस्तों? अंतस्थ वर्ण दे दिया। और चौथे विकल्प के रूप में क्या दिया? अ एवं स दोनों। अब आप देख रहे हो, अगर ये 4 विकल्प दे दिए, अर्ध स्वर, अनुनासिक वर्ण, अंतस्थ वर्ण और आयु का दोनों, तो ऐसा है दोनों। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? आप अभी देखो यहाँ पर यह प्रत्याहार में आता है, यह व र ल अंतस्थ वर्ण भी आता है, और यही आपका
अर्ध स्वर भी है। तो ऐसी स्थिति में आप विकल्प नंबर 4 यानी इस विकल्प को आप चुनना श्रेयस्कर समझते हो। क्यों? क्योंकि यही जो है इनको भी और इनको भी यानी कि अंतस्थ को भी और अर्ध स्वर दोनों को भी शामिल कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले प्रत्याहार पे चलते हैं। इसके तो प्रश्न हो गए, आपको देख भी लिए। अगले प्रत्याहार पे चलते हैं। तो चलिए अगला प्रत्याहार क्या है दोस्तों, वो बनेगा आपका इयम। क्या बनेगा? इयम प्रत्याहार में कैसे पकड़ेंगे कि इयम प्रत्याहार में कौन से वर्ण बनते हैं, मतलब प्रत्याहार हैं। देखिए ये इयम यानी सातवें सूत्र में बना। क्या बना? सातवें सूत्र में बना इयम। इयम प्रत्याहार में जब हम लोग आते हैं तो आपको मिलता है न्य, म, अंग, अड़ और न। ये 5 वर्ण आते हैं। इसे आप लोग क्या कहते हो? अनुनासिक भी कहते हो और यही आपका पंचमाक्षर भी कहलाता है। क्या कहता है? पंचमाक्षर। ठीक है, और यही आप ये भी कह सकते हो हर वर्ग का 5वां अक्षर। ठीक है, यानी इतने सारी बातें इसमें, इतने सारे विकल्प हैं। अब इसको क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए प्रश्न देखिए। जैसे प्रश्न बना दिया, इयम प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, और दे दिया पहला अनुनासिक वर्ण, कह दिया अनुनासिक वर्ण। दूसरा दे दिया अंतस्थ वर्ण। तीसरा दे दिया आपका पंचमाक्षर। और चौथा दे दिया आपका 1 एवं 3 दोनों। क्या दिया दोस्तों? 1 एवं 3 दोनों। अब ऐसी स्थिति में बताइए आप लोग किस विकल्प को चुनेंगे, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को या चौथे वाले को? जबकि आप जानते हो कि इयम प्रत्याहार में अनुनासिक वर्ण भी आता है, अंतस्थ नहीं आता है, बल्कि पंचमाक्षर आता है। तो इन दोनों को शामिल करने वाला कोई विकल्प है? ये देखिए पहले और तीसरे को शामिल करने वाला विकल्प है आपका ये चौथा विकल्प। तो आप लोग क्या करोगे? 1 और 3 दोनों वाले विकल्प को चुन लोगे। एक तो ये था सेट ए। अब सेट आपको बी दिखाते हैं, माने इसका विकल्प सेट बी में मान लीजिए आपको विकल्प आ जाए ऐसे। पहला हो जाए आपका, पहला विकल्प हो गया अंग, दूसरा विकल्प हो गया च, तीसरा विकल्प हो गया न्य और चौथा विकल्प हो गया 1 एवं 3 दोनों। तो इस स्थिति में कौन सा विकल्प चुनोगे? क्या चुनोगे बताइए, आप बताइए क्या चुनेंगे? आप जानते हो पंचमाक्षर आता है, पंचमाक्षर आता है तो आप इसको और इसको पंचमाक्षर को शामिल करने वाले विकल्प को चुन लोगे, ये ना चुनोगे दोस्तों। और एक चीज और भी है, हो सकता है कि वह पेपर में हलंत लगा के दे दे, ऐसे आधा करके दे दे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको घबराना नहीं है। हलंत लगा के चाहे अंग दे, पंचमाक्षर दे, कोई भी हलंत लगा के दे चाहे बिना हलंत के दे, वो सभी उसमें आते हैं। आपको पता है कि अनुनासिक वर्ण जो होते हैं 5 वाले जो होते हैं वो क वर्ग का इया अंगा होता है, च वर्ग का इया होता है, ट वर्ग का अड़ा होता है, त वर्ग का न होता है और प वर्ग का म होता है। यानी अंगा, इया, अड़ा, न, म अगर इस तरह का आ जाता है तो आप जो है इया प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के रूप में चुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। जरा अगला प्रश्न देखिए कि ऐसे कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए प्रश्न दे दिया कि अनुनासिक एवं हर वर्ग के 5वें वर्ण, हर वर्ग के 5वें वर्ण आते हैं और विकल्प दे दिया
पहला विकल्प दे दिया आपका यण, दूसरा विकल्प दे दिया आपको यम, तीसरा विकल्प दे दिया आपको यम, और चौथा विकल्प दे दिया आपको कोई नहीं, कोई नहीं। ये सारे विकल्प दे दिए, समझ गए? तो ऐसी स्थिति में आप किस विकल्प को चुनोगे? इसको चुनोगे, इसको चुनोगे, इसको चुनोगे या इसको चुनोगे? जाहिर सी बात है, आप जानते हो अनुनासिक या हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो आता है ऐसा प्रत्याहार होता है इयम। क्या था दोस्तों? इयम। इसका मतलब इस वाले विकल्प को चुनोगे, इसको चुनोगे, इस वाले विकल्प को चुनोगे। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले प्रत्याहार बनाते हैं। अगला प्रत्याहार के रूप में यदि आप अंतस्थ और नासिक को मिला दीजिए तो कौन सा प्रत्याहार बन सकता है? यानी अंतस्थ और नासिक वाला, यानी कहने का मतलब यह म प्रत्याहार बना दिया आपने। यह में कौन कौन सा अक्षर आएंगे आप देख रहे हो? य व र, इधर आपका है ल, ये आ गया। इस बार न्या मा अंगा अड़ा न, ये हो गया। और आप सभी जानते हो कि यही अर्ध स्वर भी है और यही आपका अंतस्थ भी है। ये आप लोग जानते हो, जानते रहो। यही आपका अनुनासिक है और यही आपका पंचमाक्षर है, ये आप देख रहे हो। तो इस पर अगर प्रश्न बना दिया उसमें कि हर वर्ग के पांचवें अक्षर एवं अर्ध स्वर आते हैं, क्या लिखेंगे? एवं अर्ध स्वर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे स्थिति में आपके सामने विकल्प देखिए कि क्या क्या है, आते हैं। पहला विकल्प दे दिया आपका नियम प्रत्याहार, दूसरा दे दिया आपका यण प्रत्याहार, तीसरा दे दिया आपका यम प्रत्याहार और चौथा दे दिया आपका सब प्रत्याहार करके दे दिया। ऐसे करके दे दिया, ऐसे करके मान लीजिए दिया। तो आप किसको चुनेंगे? आप किस विकल्प को चुनना पसंद करेंगे? बताइए जरा, कौन सा विकल्प होगा? विकल्प 1 सही होगा या विकल्प 2 सही होगा या विकल्प 3 और चौथे विकल्प के रूप में दे दिया है उपयुक्त सभी। क्या दे दिया फंसाने के लिए? उपयुक्त सभी। तो आप किसको चुनोगे? उपयुक्त सभी को चुनोगे या आप चुनोगे विकल्प नंबर 3 को? आप विकल्प नंबर 3 को चुनते हो, क्यों चुनते हो? क्योंकि यम में यानी हर वर्ग के पांचवें अक्षर और अर्ध स्वर जो आते हैं वो यम प्रत्याहार में आते हैं, क्योंकि उसी में ही ये मिला होता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन? यम प्रत्याहार के वर्ण और यण प्रत्याहार के वर्ण जब मिलकर बनता है तो वह यम प्रत्याहार बनता है। यानी अनुनासिक वर्ण, अर्ध स्वर या कहें पंचमाक्षर या कहें जो है अंतस्थ वर्ण, ये सब की बात अगर आती है तो आप इस प्रत्याहार को जानते हैं। किस प्रत्याहार को जानते हैं दोस्तों? इस प्रत्याहार को जानते हैं। तो इसको क्या दिया जाए? अगले प्रत्याहार पर चलते हैं हम लोग या अगले प्रश्न पर देख लेते हैं प्रश्न। और जैसे मान लीजिए कह दिया कि यम प्रत्याहार में आते हैं और दे दिया आपका पहला अंतस्थ वर्ण, दूसरा दे दिया आपका ऊष्म वर्ण, न देकर के दे दिया आपका अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण और तीसरा विकल्प दे दिया वर्गों का
पांचवा अक्षर और अगला विकल्प दे दिया उपयुक्त सभी। तो आप बताइए दोस्तों क्या चुनेंगे? जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बात जाएगी कि अरे यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, अरे भाई पांचवा अक्षर का मतलब वही है ना, अरवल का पांचवा अक्षर। और तब ऐसी स्थिति में आप विकल्प नंबर 4 को चुनोगे, यानी इस विकल्प को चुनोगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से चुन सकते हो। अब ऐसा भी पूछ सकता है कि यम प्रत्याहार में कितने सूत्रों का प्रयोग है? यम प्रत्याहार में कितने सूत्रों का प्रयोग है? ठीक है, तो यहाँ विकल्प दे दिया आपका, पहला दे दिया 4, दूसरा दे दिया 2, तीसरा दे दिया आपका 3 और चौथा दे दिया आपका 4। तो बताइए जरा दोस्तों, 4 तो दिया गया है, यहाँ दिया 6। तो इस स्थिति में जरा बताइए, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो बताइए कि यम प्रत्याहार में कितने सूत्रों का प्रयोग हुआ है? कितने सूत्र का प्रयोग हुआ है? यहाँ देखिए, ये पांचवें सूत्र का भी आया है, इसमें यह से शुरू है, छठा भी है और सातवां भी है। तो ऐसी स्थिति में कितने सूत्र आए हैं? 1 2 3। तो आप जो है आराम से समझते रहेंगे तो बता लेंगे। क्या बताएंगे? 1 2 3, यानी कितने सूत्रों का प्रयोग है दोस्तों? 3 सूत्रों का प्रयोग हुआ है। तो आप विकल्प नंबर 3 को चुनेंगे कि 3 सूत्रों का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप आगे चलेंगे अगले प्रत्याहार पे। जैसे मान लीजिए अगला प्रत्याहार है, वो क्या है? झस। क्या दोस्तों? झस, यानी 8वें से 9वें सूत्र तक, यानी झस प्रत्याहार है। अगर झस प्रत्याहार में देखा जाए तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? झस प्रत्याहार का वर्ण अगर देखा जाए तो कौन कौन से आएंगे? बोले दोस्तों, अगर झस प्रत्याहार की बात आएगी तो आएगा आपका झ, भ, घ, ढ, तीन आएंगे। अरे झ, भ, घ, ढ, ध। तो आप लोग देख रहे हो कि झ जो है च वर्ग का चौथा अक्षर है, भ जो है क्या है? प वर्ग का चौथा है, घ क्या है? क वर्ग का चौथा है, ढ क्या है? ट वर्ग का चौथा है और ध क्या है? ट वर्ग का चौथा है। ऐसी स्थिति में आप इसको समझने के लिए सिर्फ 4 से या चौथा से काम चला सकते हो। 4 से या चौथा से आप अपना काम चला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आराम से आ जाएगा। जब प्रत्याहार में अगर मूर्धनी से वाला मूर्धनी से वाला तो आप लगे चौथा, यानी चौथे से आपका काम चल गया। यानी आपने समझ लिया कि जब प्रत्याहार में चौथा, यानी हर वर्ग के चारों वर्ण आते हैं। अगर वर्ण संख्या पूछे तो आप दिखा सकते हैं 5। क्या दिखा सकते हैं? 5 दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पर मान लीजिए प्रश्न इस तरह बना दिया जाए कि बना दिया प्रश्न की झस प्रत्याहार में सूत्रों का प्रयोग है, सूत्रों का प्रयोग है। और विकल्प दिया छठवें सातवें, छठवें ऐसे दे दिया हिंदी में, छठवें सातवें सूत्र का दे दिया आपका, पांचवें छठवें और दे दिया आपका आठवें नौवें, यानी ऐसे दे दिया आठवें आठवें नौवें। ठीक है, और आपको दे दिया उपयुक्त सभी। तो आप किसको चुनेंगे? जाहिर सी बात है आप लोग जब जब प्रत्याहार बनाए होंगे तो जबई गणदस इसको देखे होंगे, तो आप 8वें और 9वें सूत्र को चुनेंगे, क्योंकि 8वां 9वां सूत्र इसमें आया है। तो आप उपयुक्त सभी के विकल्प को न चुनते हुए 8वें और 9वें वाले विकल्प चुन लोगे, यानी ये विकल्प।
इसी का सेट दूसरा आता है, तो सेट ये था, इसी का दूसरा सेट आ सकता है, इससे मतलब दूसरी तरफ का विकल्प आ सकता है, वो क्या दे सकता है, इसमें दे सकता है जवाई सूत्र एक पूरा लिख सकता है, घटधस, और तीसरा आपका दे सकता है कि एक एवं दो दोनों, और चौथा विकल्प दे सकता है इनमें से कोई नहीं। क्या दे सकता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप किस विकल्प को चुनना पसंद करोगे? आप जबकि जानते हो झस प्रत्याहार में जबई घटधस इससे लेकर यहाँ तक का प्रयोग होता है, तो ऐसे स्थिति में आप जो है इस वाले विकल्प को यानी तीसरे विकल्प को चुनना पसंद करोगे, तो तीसरे विकल्प में ही आपका ये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? इस तरह से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग जो है अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे आपसे मिलेंगे अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। सभी का धन्यवाद।